हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का स्वागत है CUT 24/7 पर। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। मैं हूं यश और आज हम करेंगे चैप्टर 3 का वन शॉट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना भाई। इंसान जो है वो डेवलप कैसे होगा, आप बताएं मुझे। अच्छा पढ़ेगा तो डेवलप हो जाएगा, उससे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी तो डेवलप हो जाएगा, उससे एक मीनिंगफुल लाइफ मिलेगी तो डेवलप हो जाएगा, उसे अगर रिसोर्सेज मिलेंगे तो डेवलप हो जाएगा, उसे अगर कैपेबिलिटीज फ्रीडम दी जाएगी तो डेवलप हो जाएगा, उसे अगर रिसोर्सेज दिए जाएंगे तो डेवलप हो जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर अपन मतलब समझें और जानें तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर हेल्थ, एजुकेशन और मीनिंगफुल लाइफ। और मीनिंगफुल लाइफ में एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज, दैट्स द ह्यूमन रिसोर्सेज। टॉपिक पूरा हो गया ठीक है, आ जाओ सभी बच्चे। ठीक है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ये चैप्टर 3 है, ठीक है, आपकी बुक का। और आज हम इसे पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इट इज डिस्क्राइब एज अ डेवलपमेंट दैट एनलार्ज द पीपल चॉइस एंड इंप्रूव देयर लाइफ। द पीपल आर कंट्रोल टू ऑल द डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एनलार्ज द चॉइस ऑफ इंप्रूव देयर लाइफ। लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? जब अच्छा हेल्थ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लाइफ कब इंप्रूव करोगे आप बताओ? अच्छा रहने के लिए घर होगा आपके पास में, आपके पास चॉइस होगी कुछ भी चुन लेने की, एम्पावरमेंट होगा आपके पास, एम्प्लॉयमेंट होगा, फ्रीडम होगी, कैपेबिलिटीज होगी, तभी तो मीनिंगफुल लाइफ होगी। तो एनलार्ज द पीपल। और पीपल कब एनलार्ज होंगे? जब उन्हें अधिकार दिए जाएंगे, एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और पीपल अगर बात कर ले यहाँ पे, तो पीपल आर द सेंट्रल ऑफ द ऑल डेवलपमेंट। तो पीपल, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, हेल्थ, फ्रीडम, रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब इनके सेंटर में कौन है? पीपल, इंसान है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? एक्नॉलेज हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है ना, प्रमोटिंग द इक्विटी हो, ह्यूमन सिक्योरिटी हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, ठीक है, साथ में ही पॉलिटिकल और कम्युनिटी लाइफ हो अच्छी, ठीक है ना, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। नॉलेज का मतलब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो नॉलेजेबल बनेगा, नॉलेजेबल बनेगा तो कैपेबल बनेगा, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा साफ सुथरा घर हो, सैनिटेशन हो, साफ सफाई हो, परचेजिंग पावर हो उसके पास में, मीनिंगफुल लाइफ हो उसके पास में, साथ में सोशल जस्टिस हो उसके पास में, ठीक है ना। कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, ठीक है ना, प्लेस के नाम पर। ह्यूमन सिक्योरिटी हो और उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वहाँ पर उसको मिले। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी हो, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन्स को हम लोग जो हैं वो रिसोर्सेज दे पाएँ। इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? आज अगर हम पूरा पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे? आज अगर हम पूरे मिनरल्स यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे? आज हम हमारी बचत, हमारे पैसे को पूरा यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन पर क्या जाएगा? तो मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करना है और इस तरीके से सोचना है कि हम आने वाली अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमारे रिसोर्सेज को रख सकें, जिससे वो भी उनका यूज़ कर सके और आगे बढ़ सके। पॉलिटिकल और कम्युनिटी लाइफ, बहुत ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल उनके राइट होने चाहिए वोट देने के, अपनी बात मनवाने के, ठीक है, सही बात मनवाने के। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। लॉन्ग और हेल्दी लाइफ कब होगी? जब हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, जब बीमारियों का इलाज होगा, ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ चेकअप्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, ओके। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो एनरीच करने का काम करते हैं ये सभी, जो हम अपने यहाँ पे एस्पेक्ट्स देखें। अब यहाँ पर एक तो ग्रोथ और एक डेवलपमेंट है, दो वर्ड्स हैं। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ बच्चों देखो, ग्रोथ अगर मैं बताऊं तो ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। -7%, -3%। एक सिटी है, उसमें पॉपुलेशन 1 लाख है, 10 साल बाद उसकी पॉपुलेशन हो गई 2 लाख, तो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक इलाका है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 थी और अब कम होकर के 5 होगी, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपके पास पहले
10 करोड़ थे, अब आपके पास 20 करोड़ हो गए, ग्रोथ ऑफ योर इनकम। आपके पास 10 करोड़ थे, 5 करोड़ रह गए, तो नेगेटिव ग्रोथ। तो एक नंबर आ रहा है, और इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो कि क्वांटिटेटिव है, वैल्यू न्यूट्रल है, इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर। जबकि डेवलपमेंट जो है, इसका मीनिंग ही क्या है, पॉजिटिव है। ये डेवलपमेंट है, इसके डेवलप हो गया यार, मतलब अच्छी सड़कें बन गई हैं, ठीक है ना, यहाँ के लोग खुश हैं। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू पॉजिटिव है और क्वालिटेटिव है, नंबर्स नहीं है यहाँ पे। तो ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, और डेवलपमेंट केवल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ रेफर टू चार्ज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द ग्रोथ इट इज द, अगर बात करने, इट इज क्वांटिटेटिव, वैल्यू न्यूट्रल, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर। द मे हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, द चेंज मे बी इधर पॉजिटिव शोइंग इंक्रीज और नेगेटिव शोइंग डिक्रीज, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटिव चेंजेस हो रहे हैं ना। पहले यहाँ पे 20 बाथरूम थे, अब यहाँ पे 100 बाथरूम्स हैं। लोगों के घरों तक जो है वो नल का पानी पहुंच चुका है, सैनिटेशन है, शहर साफ सुथरा है, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स बन गए हैं, स्कूल्स बन गए हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना। हेल्थ है, एजुकेशन है, डिसेंट लाइफ है, इज डेवलपमेंट, ठीक है। द डेवलपमेंट अकर व्हेन देयर द पॉजिटिव चेंजेस इन क्वालिटी। The population of the city grow from the 1 lakh to 2 lakhs over the period of the time the growth has taken place, है ना। तो ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है, 1 लाख से 2 लाख होगी तो ग्रोथ हो रही है। if there is no improvement in the facilities like a housing provisions, the basic services, no development has taken। तो मैंने बताया ना, शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाना इज अ ग्रोथ, लेकिन शहर में बेसिक एमिनिटीज लाइक बाथरूम्स, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक एजुकेशन, लाइक सैनिटेशन, अगर ये सब इंप्रूव नहीं किया है तो फिर डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, जबकि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट का मतलब ही जो है वैल्यू पॉजिटिव है उसका, ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं हो सकती वो। डेवलपमेंट अर्लियर आइडिया, द मेजर इन द टर्म ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले डेवलपमेंट को कैसे देखते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको कहते थे इनकम अप्रोच। भाई किसी का पास अगर बहुत सारा पैसा है, एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें तो, ठीक है। क्लास को शेयर करते रहना, ठीक है ना, और जुड़े रहना, ठीक है, पढ़ते रहना। एक सिंपल सा है फंडामेंटल कि डेवलपमेंट की अर्लियर आइडिया क्या था कि पैसा। आप गांव में रहते हो, गांव में आपके पास 100 बीघा जमीन है, 2 ट्रैक्टर खड़ा है, बड़ी हवेली है, ध्यान देना मेरी बात पे। लेकिन आप बाथरूम के लिए बाहर खेतों में जाते हो, घर में औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, आदमी जो है कुछ 10वीं तक पढ़े हुए हैं, कुछ 12वीं तक पढ़े हुए हैं, गांव के अंदर एक अस्पताल भी नहीं है। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से तो आप बहुत अमीर हैं, लेकिन लेकिन अर्लियर पीरियड्स में हम इस तरीके से सोचते थे, आज 1970 1980 90 के दशक से पहले, कि भाई हाँ ये अमीर आदमी है बस, हाँ ठीक है बाथरूम बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्या उस आदमी को अमीर मानेंगे क्या अपन, या उसको डेवलप इंसान मानेंगे, या उस एरिया को डेवलप मानेंगे। लोगों के पास गाड़ी भी है, बहुत बड़ा बंगला भी है, लेकिन बाथरूम सब लोग बाहर जाता है, लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, गांव में अस्पताल भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नहीं साहब डेवलपमेंट नहीं हुआ गाँव का। लेकिन पहले बहुत अर्ली पीरियड के अंदर जब हम इस तरह की कैलकुलेशन करते थे, तो जिनके पास पैसा उनको डेवलप मान लिया जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बेसिक नीड्स भी फुलफिल होनी चाहिए, साथ में एजुकेशन और हेल्थ भी होना चाहिए, ठीक है। द मेजर इन टर्म ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑफ द मोर डेवलप इज वाज कंसिडर, है ना। तो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट का आधार मानते थे, बेस मानते थे, लेकिन अब क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय, द अपॉर्चुनिटीज, द सेम फ्रीडम ऑफ द एंजॉय, ठीक है ना, ये सब होते हैं, तब हम जो है वो डेवलप मानते हैं, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंपॉर्टेंट है। जिनके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग है, उस ह्यूमन को अपन क्या मानते हैं, डेवलप मानते हैं, ठीक है। चले, अब ये आइडिया किसने दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, भाई ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही है, कितने लोगों को हेल्थ मिल रही है, कितने लोग जो है वो मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं, जहां पर उनके पास एजुकेशन है, फ्रीडम है, एम्पावरमेंट है, रिसोर्सेज तक एक्सेस है। तो इस इंडेक्स को किसने बनाया, किस तरीके से मेजर किया गया कि भाई हम ह्यूमन डेवलपमेंट को ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें हम इसको कैलकुलेट करें, भाई किस सोसाइटी को या किस देश को या किस रीजन को, किस कंट्री को, किस कस्बे को, किस सिटी को हम डेवलप माने, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इसकी शुरुआत जो है महबूबुल हक ने की थी। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे 1990 के अंदर। साथ में ही अमर्त्य सेन ने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए
कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी। तो ये दो लोग थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके ओरिजिनेटर जो थे या उसके जो क्रिएटर थे वो महबूबुल हक थे, ठीक है ना। 1990s के अंदर इन्होंने दिया और ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। और अमर्त्य सेन जो थे वो इंडिया के थे, ग्लोबल दोनों ही नोबेल प्राइज विनर थे, दोनों इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दी। इन्होंने कहा कि अगर इंसान को फ्रीडम दी जाए और एक्सेस दिया जाए रिसोर्सेज तक तो फिर इंसान जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर महबूब हक एंड अमर्त्य सेन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर महबूब हक, ठीक है। द ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, द डेवलपमेंट दैट द एनलार्ज द पीपल चॉइसेस एंड इंप्रूव देयर लाइफ्स। एनलार्ज द पीपल चॉइसेस एनलार्ज कब होगी, जब अच्छे एजुकेशन मिलेगी, एम्पावरमेंट मिलेगा, कैपेबिलिटीज मिलेगी, फ्रीडम्स मिलेंगी, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इंप्रूव देयर लाइफ्स एंड क्रिएट ए कंडीशन वेयर द पीपल आर लिविंग मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ मतलब पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए। मैं अरबपति आदमी हूँ, मेरे पास बाप दादाओं का पैसा है, मैं खेत में रहता हूँ, बहुत बड़ा मेरा बंगला बना हुआ है, 3 गाड़ियाँ खड़ी है मेरे पास में, लेकिन मैं पूरे दिन सोता रहता हूँ, कोई पर्पज नहीं लाइफ का मेरे पास, तो इज नॉट ए ह्यूमन डेवलपमेंट। पर्पजफुल लाइफ होनी चाहिए, कुछ करना चाहिए जिससे मैं सर्व कर सकूँ कंट्री को, सर्व कर सकूँ अपनी सोसाइटी को, ठीक है। वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो दोनों थे, इज अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब हक। अमर्त्य सेन बिलोंग फ्रॉम इंडिया एंड महबूब हक बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। और इन्होंने एसडीआई क्रिएट किया था, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई क्रिएट किया था इन्होंने। अब द बेसिक गोल ऑफ द डेवलपमेंट टू क्रिएट ए कंडीशन वेयर द पीपल आर कैन लिविंग मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ मतलब उनके पास कोई पर्पज हो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, द लीडिंग ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, the being able to gain knowledge and having enough means to able the life is decent life। जैसा कि मैंने अपने को आपको बताया कि ये 3 है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि अच्छी उनको हेल्थ मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन मिले जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, अच्छा साफ सुथरा घर हो, बाथरूम हो, उसके अंदर सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ठीक है ना, अच्छा जॉब हो उनके पास में, एम्प्लॉयमेंट हो उनके पास में, ठीक है ना, जिससे उनके पास पैसा है, ओके। की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये है, ठीक है। चले आगे। अब द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, कितने हैं, 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 4 पिलर्स नहीं होंगे तो कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी हेल्थ मिल जाए, डिसेंट लाइफ मिल जाए, लेकिन ये अच्छी एजुकेशन, ये डिसेंट लाइफ और ये डिसेंट हेल्थ जो है वो कहाँ मिलने वाली है। इसके लिए हमको पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमको पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहां लोगों को अच्छी हेल्थ मिल सके, जहां लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, जहां लोगों को डिसेंट एंड मीनिंगफुल लाइफ मिल सके। इसके लिए हमको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स माने हैं। जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के या इंडियन डेमोक्रेसी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, इसके लिए साथ में अपन लोग बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं इसके लिए, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं इसके लिए, प्रेस की बात करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का मतलब है सबको समानता के साथ में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि तू इस जाति का है, तू इस जाति का है, तू इस जाति का नहीं। जब जातिवाद नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो सबको रिसोर्सेज तक पहुंचने की आज़ादी होगी। हर व्यक्ति एजुकेशन ले पाएगा, जॉब कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, लड़के लड़की दोनों को स्कूल भेजा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, लड़कियों तो घर बैठा के रखो, लड़कों को स्कूल भेजो, होता है ना, 10वीं 12वीं तो लड़की को पढ़ा देते हैं, फिर घर बैठा लेते हैं, तो वो फिर इनक्वालिटी है। तो इक्विटी पैदा करना है, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आज हम जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, उनका अपन बहुत ही मितव्ययता से उपयोग करें। इसको समझने की कोशिश करना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, अब 10 लाख रुपए क्या तो मैं उड़ा दूं या फिर मैं उसको सेव कर लूं, क्या मेरे जो बच्चे हैं उनके काम आएंगे पैसे। तो उन 10 लाख रुपए से वो पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, वो पैसा बाद में मेरी पीढ़ियों को काम आएगा। मैंने अपने रिसोर्सेज को सस्टेन किया, उन्हें बचा के रखा। इस सस्टेनेबिलिटी में बता रहे हैं कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी है या कंट्री है या नेशन है, वो अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाए। ऐसा नहीं है पूरा पानी यूज कर लिया,
खत्म हो गया, पानी है ही नहीं ज़मीन में, पूरा क्रूड ऑयल यूज़ कर लिया, खत्म, पूरी इकोनॉमी बैंक कंगाल कर दिए, तो फिर फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा? और जब फ्यूचर जनरेशन को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर हेल्थ, एजुकेशन, डिसेंट लाइफ वगैरह तो कुछ होंगी ही नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी जरूरी है सिस्टम में, कि आगे तक लोग जो है रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि हम अपने देश के लोगों को, कंट्री के लोगों को प्रोडक्टिव बनाएं। कैसे बनाएंगे? जब उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो वो कैपेबल होंगे, और जब कैपेबल होंगे तो वो प्रोडक्टिव होंगे, और जब वो प्रोडक्टिव होंगे तो फिर इकोनॉमिक बूस्ट करेगी। मान लो कि आज इंडिया है, दुनिया की हर बड़ी कंपनी यहाँ आना चाह रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यंग ब्लड है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वो यंग पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है, उनमें कैपेबिलिटी है काम करने की, इसलिए दुनिया भर की कंपनीज यहाँ आ रही है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को एक वेल्थ के रूप में ट्रीट करना चाहिए, और उन्हें एजुकेशन दे करके, रिसोर्सेज तक एक्सेस दे करके उनकी कैपेबिलिटी, उनकी फ्रीडम को बनाना चाहिए, जिससे एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तैयार हो सके। फिर एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का सिंपल जो वर्ड है और उसको समझने की शक्ति जो है वो ये है कि एम्पावरमेंट का मतलब है चॉइस करने की आज़ादी। आप चुन सकते हो अपने लिए, उसे एम्पावरमेंट कहते हैं। जब सोसाइटी में एजुकेशन आएगी, कैपेबिलिटीज आएंगी, फ्रीडम आएगी, तो फिर आप चूज करने की शक्ति रख सकते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, या मुझे किस दिशा में जाना है। ठीक है ना? एक बच्ची है, उसको आपने आज़ादी दी, फ्रीडम दी कि जा स्कूल में पढ़ ले, स्कूल से आई, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, पढ़ ले, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, कर ले, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो पहले आपने फ्रीडम दी, अब फ्रीडम देने के साथ ही आपने एजुकेशन देके कैपेबल बनाया, अब उससे यूपीएससी एग्जाम दिया, यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, आईएएस, उसको चुनने की शक्ति दी आपने, तो वो अपने लिए क्या चुन सकती है। तो एम्पावर करना बहुत जरूरी है लोगों को, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जरूरी है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है ना? इसके लिए डेमोक्रेटिक वे जरूरी है। तो चार जो है इंपॉर्टेंट पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट के, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है? तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट देख लेते हैं क्या कुछ है। इक्विटी बात कर लेते हैं। इट इज मीन दैट इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, आपको यूपीएससी देनी है, आपको एसएससी देनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको पत्रकार बनना है, आपको वकील बनना है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट, क्रीड, ठीक है ना, किसी भी लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी, इट्स रेफर टू कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू अचीव द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज मस्ट टू द गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल जनरेशन विदाउट एनी natural resource and development, and all resources such as the environmental, financial and human resources should be keeping in the mind the future generation. ठीक है ना? तो सस्टेनेबल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आज हम आज बचत करें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। टू रेफर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन लेबर टू प्रोडक्ट, मैं क्योंकि मैं आपको एग्जांपल पढ़ के मतलब बोल के बता चुका हूँ, तो एग्जांपल जो मैंने बताया वो यही है नीचे लिखे हुए, इसलिए मैं आपको मेन जो है वो बता रहा हूँ। Human labor or productivity in terms of the human work. So this productivity must be continuously enriched by the building capabilities in the people, and the people is considered to the real wealth of the nation. जब वो पढ़ेंगे, लिखेंगे और कैपेबल बन जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो रियल मतलब एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो नेशन के लिए वेल्थ होंगे, है ना। Thus the better work efficiency important put in the effort to the increase their knowledge to provide the better health or health facilities. ठीक है, एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं। इट रेफर टू हैविंग द it having referred to enables to people to make a choices. The increase the freedom and capabilities give us such power. The government should be provide a good governance and the people oriented policies to empower the people. People oriented policies बनाओ जिससे लोग empower हो सके उन्हें, जैसे आर्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हमने दिया। ठीक है ना, हमने 50% हमने कहा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जिससे हमारी महिलाएं आगे आ सकें। हमने पार्लियामेंट में उनको आरक्षण देने की बात की। ठीक है ना, हमने रिजर्वेशन दिया, हमने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, जिससे कि वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का वो आगे आए और एम्पावर हो सके, रिसोर्सेज तक उसकी एक्सेस हो, वो पहुंचे और आगे बढ़ जाए। ठीक है ना। अब 4 अप्रोचेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 अप्रोचेज है। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। अप्रोचेज का मतलब क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, इन सिंपल मैनर अप्रोचेज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो क्या है कि आप किस बेस पर
ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हो। आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? पैसे कमाना ह्यूमन डेवलपमेंट है, या फिर रोटी कपड़ा मकान होना ह्यूमन डेवलपमेंट है, या फिर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री का मकान, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, राशन सप्लाई, ये होना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कैपेबल बनाए, उनकी थाली में रोटियां देने की बजाय उन्हें गेहूं उगाना सिखाएं, उन्हें कैपेबल बनाएं। तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की जो आपकी अप्रोच है वो क्या है, इससे ये पता चलता है। इनकम अप्रोच की बात कर लेते हैं। इनकम अप्रोच वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसके अंदर केवल पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। अगर कोई देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम उसको डेवलप मान लेते हैं, एक ओल्डेस्ट अप्रोच थी। अब इस अप्रोच का सारा लेते हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट को केवल इसी के पैरामीटर पे नहीं देखते हैं। वेलफेयर अप्रोच, कि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर कर रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, हेल्थ दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, सैनिटेशन दे रही है, गैस दे रही है फ्री की, ठीक है ना। तो इसे वेलफेयर अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जो है अपने जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, पीपल है, उनकी मदद करती है। मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच, ये अप्रोच आईएलओ ने दी थी, इंटरनेशनल लेबर लॉ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इसमें 6 मिनिमम नीड्स हैं जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए लोगों की, और वो 6 बेसिक मिनिमम जो अप्रोच है, जो बेसिक नीड है वो है रोटी कपड़ा मकान, पानी साफ, और ये कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दी थी और कहा था कि लोगों को कैपेबल बनाओ, एजुकेशन दो, फ्रीडम दो, जिससे वो कैपेबल हो सके, फिर वो अपना आप अपना विकास कर लेंगे, ठीक है। Income approach, this is the one of the earliest approach to human development in the which the human development is linked to the income according to the idea. The level of the income decides that the level of the freedom and the individual enjoys. It's assumed that if a nation has a higher level of the income, it leads to higher level of the human development. इनकम अप्रोच द ओल्डेस्ट अप्रोच, कि भाई इनकम ज़्यादा है तो उसका मतलब डेवलप है। लेकिन बाद के टाइम में 1960, 70s, 80, 90s के बाद में ये अप्रोच बदली और कहा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट केवल इनकम को देख करके आप नहीं मान सकते, इसमें और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेलफेयर अप्रोच की बात करते हैं। वेलफेयर जो है गवर्नमेंट करती है अपने लोगों के लिए, कि उनको अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ दे, ठीक है ना, उनको खाना राशन उपलब्ध कराए, उनकी बेसिक नीड को फुलफिलमेंट करे। The approach is puts human being a central position of the where she is the beneficiary to target of the all development activities. Here the people are only passive recipient. लोग कुछ नहीं करते, लोग झोली लेके बैठे हुए हैं। गैस का सिलेंडर दे दो, राशन दे दो, घर दे दो, सड़क दे दो, बाथरूम दे दो, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेंट होती है, ठीक है ना। ये भी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है। This approach is emphasized that the responsibility of the government of the maximize is the expenditure on the welfare. People lack on the education, health and social amenities like a bathroom and all. Basic minimum need approach. This approach was proposed by the International Labour Organization ILO. This approach considers 6 basic needs. कितनी 6 basic needs करती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ILO है, 6 बेसिक नीड को फुलफिल करती है, ठीक है। इसमें हेल्थ है, क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर है, सप्लाई है, सैनिटेशन एंड हाउसिंग है, ये सबको मिलना चाहिए, है ना, कंसिडर करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आईएलओ जो बेसिक नीड अप्रोच के साथ चलती है, उसकी ये 6 पैरामीटर्स हैं। अगर ये 6 फुलफिल हो रहे हैं तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा है उस कंट्री का या वहाँ के लोगों का, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज एसोसिएट विद द एसडीआई से, तो कौन एसोसिएट थे, बात कर लें। दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो मेजर करने का एक पैटर्न है, वो दिया महबूबुल हक ने। और कैपेबिलिटी अप्रोच जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो दिया हमारे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो इंडिया से बिलोंग करते थे। He advocates the building human capabilities in the area, health, education and access to the resources in order to increase the level of the human development. अगर आपने उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई, कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, रिसोर्सेज तक पहुंच मिलेगी, अच्छी एजुकेशन, रिसोर्स मतलब अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी डिग्री, तो फिर लोग अपने आप जो है अपने आप को कैपेबल बना लेंगे और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो 4 ही पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, और 4 ही क्या अप्रोचेज हैं, इज द इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। ओके, 4 का राउंड है, ठीक है। अब व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोगों को एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ
अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी दवाएं मिल रही कि नहीं मिल रही, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी पा रहे हैं, क्या वो पैसा कमा रहे हैं, डिसेंट लाइफ भी। डिसेंट लाइफ कब होगी, जब आदमी पैसा कमाएगा, अच्छा घर तभी तो बना पाएगा, खाना अच्छा तभी तो खा पाएगा। तो इनको मेजर करने के लिए किसी भी कंट्री के लोगों को ये सब रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया, एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया, इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो क्रिएट किया वो जो थे वो थे महबूब उल हक, एक इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के। 1990 के अंदर 1990 में इसको लेके आए, यूएनडीपी ने इसको जो है वो पब्लिश किया। और इसके अंदर कोई भी कंट्री के लोगों को एजुकेशन कैसी मिल रही है, जीडीपी कैसी है, हेल्थ कैसी है, मीनिंगफुल लाइफ है कि नहीं है, उस आधार पर जो है मार्क्स दिए जाते हैं। अगर किसी कंट्री में अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, मीनिंगफुल लाइफ है तो उसका एसडीआई हाई होता है, और जिसके वहाँ के लोग भूखे रहते हैं, अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ नहीं, तो उसका एसडीआई क्या होता है, लो होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर द टू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई 1990, Dr. Mehboob Haq created the Human Development Index (SDI). Is it the measure for the assessing the progress of the country? Progress of the country. Progress of the country. The three basic dimension of the human development: the health, education, and access to the resources. But तीन important dimension है, health, education और access to the resources. ये तीन important dimension है। लोगों को health मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर health अच्छी नहीं है तो low SDI, एजुकेशन अच्छा नहीं है तो लो एसडीआई, रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं है लोगों की, रिसोर्स मतलब अच्छा कॉलेज, अच्छा साफ पीने का पानी, अच्छा हेल्थ सेक्टर, ठीक है, मेक ए चॉइस, चुनने की स्वतंत्रता, उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज। तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज अगर वहाँ के लोगों को नहीं है तो उसका एसडीआई लो होगा। और एसडीआई को जो जिस पैरामीटर पे कैलकुलेट करते हैं वो पैरामीटर जो है वो कौन सा है, जिस पैरामीटर है 0 to 1, है ना, जिस पैरामीटर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, जिस पैरामीटर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं उसको क्या, किस पे करते हैं, 0 to 1। जो कंट्री 0 के नियर अबाउट होते हैं, जिनका स्कोर 0 के नियर अबाउट होता है, वो क्या कहते हैं, लो एसडीआई कंट्री, कहते हैं ना सेकंड डिवीजन। 60% से जिसके नीचे आते हैं 60% तो सेकंड डिवीजन, 60% से ऊपर आते हैं वो फर्स्ट डिवीजन, 75 पे जो है डी लग जाता है मार्क्स में, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो जो कंट्री 0 के नज़दीक आते हैं उनका एसडीआई लो होता है, इसका मतलब वहाँ के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और मीनिंगफुल लाइफ नहीं मिल पा रही है। जिन कंट्री का एसडीआई स्कोर 1 के नियर अबाउट होता है वो हाई एसडीआई, इसका मतलब वो देश डेवलप है, वहाँ पर लोगों की सभी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल हो रही है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है। सिंपल रैंकिंग सिस्टम है 0 to 1, ठीक है ना। और इसके अंदर हर एक डायमेंशन जो है, डायमेंशन कितने, 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन, डायमेंशन कितने, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू द रिसोर्सेज, ठीक है ना। एक्सेस टू द रिसोर्सेज होगा तभी डिसेंट और मीनिंगफुल लाइफ हो सकती है। तो हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू द रिसोर्सेज तक है, तो 0 to 1 तक हम मार्किंग करते हैं। और इसके अंदर अब मार्किंग में जब अपन आपके 60% आए, आपके 70% आए, 90% आए, 55% आए, 40% आए, तो इसका मतलब सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज था, किसी 100 नंबर का था, कोई 20 नंबर का था, कोई 30 नंबर का था। तो यहाँ पर हर एक डायमेंशन को 1/3 जो है वो नंबर दिया गया, 1/3 सबको, और इसी पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले है हेल्थ। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बट चूजन एज एन द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कोई भी देश में इंसान ज्यादा कब जिएगा, जब वहां पर हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, अच्छा खाने के लिए फूड हो, अच्छी हेल्थ सर्विसेज हो। जापान में कहते हैं कि जापान में एवरेज एज जो है वो 90 साल ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर अच्छा है, लोग मरते नहीं है, लोग मरते नहीं क्योंकि टाइम पर इलाज मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं, हेल्थ से मतलब वो है कि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर कैसा है। फिर एक्सेस टू द नॉलेज, एजुकेशन के लोगों की 10th तक कितना एनरोलमेंट है, 12th तक कितना एनरोलमेंट है, कॉलेज तक कौन जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कर रहे हैं, पीएचडी कौन कर रहे हैं, तो उसकी तुलना करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। फिर डिसेंट लाइफ, मतलब अर्निंग कैसी है लोगों की, कितना लोग पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी देखते हैं, इसमें जेंडर देखते हैं, एंड रेस एंड एथनिसिटी साथ में देखते हैं, ठीक है ना, कि सबको इक्वली जो है वो मिले, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसडीआई के वेटेज की। तो जैसे कि वेटेज का मैंने आपको बताया, और अभी भी मैंने आपको इसको
एज ए समझाया, ठीक है ना। तो वेटेज जो है इसका वो है 1/3, हेल्थ एजुकेशन एंड मीनिंगफुल लाइफ का हर किसको 1/3 जो है नंबर दे रखा है, ठीक है। द वेटेज असाइन द 3 डायमेंशन, द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट विल बी हाई इफ द स्कोर इज क्लोज टू 1। अगर आपका स्कोर 1 के नज़दीक है, 0.983 1 के नज़दीक है, 0.88, 0.775, तो जो 1 के जितना नज़दीक होगा, क्लोजर होगा, वो हाई एसडीआई कंट्री है, और जो 0 के क्लोजर होंगी वो लो एसडीआई कंट्री होंगी। जैसे कि इफ एग्जाम्पल इफ ए कंट्री है इसको 0.983, अब आप बताओ ये हाई एसडीआई की लो एसडीआई। मान लो कि कंट्री है, इफ कंट्री, तो कंट्री का नाम है स्टार सिटी, कंट्री का नाम है नॉर्वे, ऐसे कर लेते हैं नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री का नाम। तो नॉर्वे की एसडीआई क्या हो जाएगी, हाई, क्योंकि 0.983 जो है वो 1 के नियर अबाउट है। तो जो 1 के नियर अबाउट होंगे उनका हाई एसडीआई होगा। हाई एसडीआई का मतलब क्या है, अच्छा लेवल का हेल्थ मिल रहा है लोगों को, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, मीनिंगफुल लाइफ मिल रही है। लेकिन जिनका इफ द कंट्री इज 0.268, अब 0.268 0 के क्लोज है कि 1 के क्लोज है, 0 के क्लोज है, इसका मतलब लो एसडीआई, मतलब हेल्थ एजुकेशन डिसेंट लाइफ ये सब नहीं मिल रहा है, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपली इसको हम जो है वो इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैनर के अंदर, ठीक है। अब इंटरनेशनल अगर हम बात कर लें तो इंटरनेशनल कंप्रेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक जीएनएच आपको ऊपर दिखा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इन कास्ट टू थिंक एज ए स्पिरिचुअल नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ये आपके बुक में दे रखा है ना, डू यू नो के अंदर जीएनएच के बारे में। तो जीएनएच जो है वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, ठीक है ना, वो जो है वो मेजर किया जाता है भूटान के अंदर, ठीक है ना। भूटान में लोग जो है वो जीडीपी पर कैपिटा इनकम इस पर अपने आप को मेजर नहीं करते हैं कि लोग खुश कितने हैं, स्पिरिचुअल कितना है, नॉन मटेरियलिस्टिक कितना है, ठीक है ना। उस पर जो है नॉन मतलब मर्सिडीज का शौक नहीं है, मेरे पास में 10 घर होंगे तब मैं खुश हूँगा, नहीं। क्वालिटी है लाइफ के अंदर कि अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए 8-10 जोड़ी कपड़े हैं, पहनने के लिए एक सामान्य घड़ी है, ठीक है, लाइट है, सब ठीक है। लाइट के अंदर भी 50 लाख की लाइट लगानी है आपको घर में, 25 लाख की गाड़ी खरीदनी है आपको, 1 लाख का मोबाइल खरीदना है, तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है। लेकिन 15-20 हज़ार का मोबाइल भी अच्छा काम करता है। एक छोटी सी कार है, मंदिर घर में बना हुआ है, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराम से घर पे शाम को ऑफिस से 6 बजे आ जाते हैं, सो के अगले दिन सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं आराम से उठ करके, कोई टारगेट से, लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, और इतना पैसा उनके पास है कि उनकी डिसेंट लाइफ चल रही है। तो उसे कहते हैं ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि भूटान में है, ठीक है। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन देखें अगर, तो देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन डेवलपमेंट विद द साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम। Many a time it is seen that the smaller countries possess higher ranks human development report as a compared of the larger countries, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर आकर के, कि यहाँ पर आकर के ये बताया जा रहा है कि किसी की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि देश जो है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, या कोई देश बहुत बड़ा है और पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हेल्थ एजुकेशन लोगों की बेसिक नीड फुलफिल होती है तभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि कोई देश बहुत अमीर हो लेकिन वहाँ के लोग एजुकेटेड ही ना हो, वहाँ पे या फिर अच्छा हेल्थ सेक्टर ना हो, या लोग डिसेंट लाइफ नहीं जीते हो, तो फिर उसका एसडीआई लो ही आएगा, ठीक है ना। तो एसडीआई ये 4 कैटेगरी में इसको अपन क्या करते हैं, देखते हैं कितनी कैटेगरी में, 4 कैटेगरीज के अंदर, कितनी कैटेगरीज में, 4 में। वेरी हाई जो 0.800 के नियर आउट होता है, हाई बिटवीन 0.700, मीडियम बिटवीन द 550, और लो 0.549। ये कंट्रीज है, ये कंट्रीज के डेटा याद नहीं करें, 2021-2022 का डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद नहीं करना है ना। तो 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 4 पार्ट्स में हम कंट्री को बांटते हैं। जो जो 1 के बहुत क्लोजर होती है वो वेरी हाई, जो थोड़ा क्लोजर होती है वो हाई, जो दूर होती है लेकिन 1 के नज़दीक होती है लेकिन 0 से दूर होती है वो मीडियम, और जो 0 के नज़दीक होती है वो लो एसडीआई। सीधा सा है कि जहाँ लो एसडीआई है वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ अच्छा नहीं है, जहाँ हाई एसडीआई है वहाँ एजुकेशन हेल्थ और बहुत अच्छा है, ठीक है। The country with the very high human development index are those that have a score of 0.880 according to the Human Development Report 2021-2022, ठीक है। तो 66 कंट्री, ठीक है, ओके। अब टेबल नंबर आपको दे रखा है, तो जिनका सबसे ज़्यादा एचडीआई है, ठीक है ना, 2021 के अंदर, तो स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, हांगकॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। देखो इसको,
इसको देखें, ठीक है। तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के अंदर फाइट चलती रहती है, अभी नॉर्वे ऊपर है, कभी स्विट्जरलैंड ऊपर है, ठीक है ना। ये मैं अभी जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसका जो डेटा है वो मैं देख के बता रहा हूँ। कंट्रीज याद नहीं करने, ठीक है ना, इतना कोई वो है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। जो आपकी बुक पे दे रखा है डेटा, और डेटा चेंज होता रहता है लगातार, है ना। ये डेटा क्या है, चेंज होता रहता है। अभी आप डेटा देखोगे 2024 का, तो नॉर्वे फर्स्ट पे है, ठीक है ना। ये चलता रहता है ये डेटा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अपने को इतना देखना है कि हाई एसडीआई कंट्री है। और हाई एसडीआई का मतलब क्या है, इसका मतलब आपके हेल्थ, एजुकेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट, रिसोर्सेज तक एक्सेस, ये सब कुछ मिल रहा है लोगों को, ठीक है ना। द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। द कंट्री विद द वेरी हाई एस डी आई, द कंट्री हैव द 0.880 अकॉर्डिंग एस डी आई 2020, दिस ग्रुप इज इंक्लूड द 66 कंट्रीज। The countries with the high SDI, this is countries have the scored the score between 0.70 up to 0.79. These groups include the 49 countries. These countries are the characterized by a lot of investment of the social sector, ठीक है ना। सोशल सेक्टर का मतलब यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल रही है भाई, जहाँ हाई और वेरी हाई एसडीआई है वहाँ पे इसका मतलब सोशल सेक्टर अच्छा है, अच्छी हेल्थ मिल रही है, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है लोगों पर, गुड गवर्नेंस है, कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, ओके। कंट्री विद द मॉडरेट एसडीआई की बात अगर हम कर लें, ठीक है ना, और ये सबके सब हाई और वेरी हाई कंट्रीज जो हैं वो लगभग यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हैं। कंट्री विद द मॉडरेट एसडीआई, दिस कंट्रीज हैव, this country have a score between 0.50 up to 0.699. The list of condition, the 44 countries, most of the countries in the list have the emerged recently after the period of the सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सब मतलब जो मिडिल है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कंट्रीज उभर करके आई हैं, जिनको आज़ादियाँ मिली हैं, ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट हुई है, उनका मॉडरेट एसडीआई है, क्योंकि वो भी डेवलपिंग कंडीशंस में चल रही है। अभी वो अपने हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, सबको डेवलप कर रही है, ठीक है ना, ओके। The colonies, some countries were formed after the यूएसएसआर के टूटने से, जो है जो यूएसएसआर टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद जो कंट्री है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ऑल, ठीक है। द मैनी ऑफ दिस कंट्री आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी। पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी मतलब लोगों को सैनिटेशन देना, उनको हेल्थ देना, उनको एजुकेशन देना, उनकी सोशल सर्विसेज उनको देना, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट होगा। कंट्री विद द लो एस डी आई, तो ऑटोमेटिक है कि लो एस डी आई वाली कंट्रियाँ जो हैं वो 32 एंड 0.59, ठीक है ना। पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिविल वॉर हो रहे हैं, फेमाइन हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, इस वजह से वो अपने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वहाँ के लोग जो है वो खाना नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज इसमें आती हैं असल में, ठीक है। तो ये लो एस डी आई कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक नीड जो है फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। बेसिक नीड क्या है, वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। अगर देखें, इंडिया को देखें, तो इंडिया की रैंक 126 थी 2006 में, 2080 में 126, ठीक है ना, फिर 2020 में 126। अरे ये तो रैंक चेंज ही नहीं किया। वैसे ही करता हूँ इसको, 126 रैंक। वन ट्वेंटी सिक्स, 130, 131 और 132, ये रैंक्स हैं इंडिया की। आप कहोगे सर इंडिया की रैंक तो बहुत नीचे है ना। इसके इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री के अकॉर्डिंग है। साथ में डॉलर पर ये लोग कैलकुलेट करते हैं। अपने को तो डेटा याद करना है, ठीक है ना, इसलिए अपने डेटा याद कर लिया, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में ये कैलकुलेशन जो है ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया जितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जितना बड़ा एरिया है इसका, जितनी ज़्यादा सोशल बड़ा स्ट्रक्चर है, जितना कास्ट है, कास्टिज्म है, ठीक है ना, बहुत सारे धर्म है, बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है, तो उसमें एसडीआई फिट नहीं बैठता है, ठीक है ना। इसलिए इंडिया इसके अंदर लो शो करता है, क्योंकि डॉलर पर कैलकुलेट किया जाता है ये, ठीक है। तो ये इंडिया की रैंकिंग है। अब समराइज कर देते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट
द ग्रोथ ऑफ क्वालिटी वैल्यू नंबर, ग्रोथ को जो होंगे, ग्रोथ किसको बोलेंगे, जहाँ पर क्वांटिटेटिव होंगे, कैलकुलेशंस होंगी, वैल्यू न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, साथ में नेगेटिव या पॉजिटिव होंगी, और ग्रोथ को हमेशा परसेंटेज में शो करेंगे, ठीक है। या फिर एब्सोल्यूट नंबर्स में। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट आपको पता है कि अगर बाथरूम बन गए, हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट हो गया, जनसंख्या बढ़ गई तो ग्रोथ हो गया। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को अच्छा पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लोगों का हेल्थ सेक्टर इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। द ह्यूमन डेवलपमेंट, डॉक्टर महबूल हक, द डेवलपमेंट दैट द एनलार्ज द पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड अनेबल देम टू द मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर द अटेम्प्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। वेरी हाई, हाई के अंदर क्या है, सोशल सेक्टर डेवलप है, हेल्थ एजुकेशन है, एक्सेस टू द रिसोर्सेज है। और मीडियम वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को, सोशल सेक्टर को डेवलप कर सके, लोगों को सुविधाएं दे सके। लो वाले जो है वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, सिविल वॉर है, फेमाइन है, पैसा नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब लो है। इसको 1990 में खोजा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनलार्ज करना है लोगों की लाइफ को, मीनिंगफुल लाइफ को। और तीन ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, जिसको हम कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ भी। पिलर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। द मेकिंग इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्टिविटी, द प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ द ह्यूमन वर्क, कि अच्छे से अच्छा कैपेबल हम इंजीनियर बनाएंगे, अच्छी कैपेबल वर्कफोर्स तैयार करेंगे तो लोग हमारे आगे बढ़ेंगे। और एम्पावरमेंट, पावर टू मेक चॉइस, कि मुझे करना क्या है, इसके लिए फ्रीडम देना जरूरी लोगों को कि वो अपना रास्ता खुद चुन सकें, ठीक है ना। अप्रोचेज, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। की एरियाज, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब लोग को कितना उम्र तक जीते हैं। आप कहोगे कि एक देश है, उसकी उम्र जो है 40 साल तक की है, 40 साल में एवरेज लोग मर जाते हैं, इसका मतलब हेल्थ सेक्टर बहुत पुअर है। अगर मैं ये बोलूँ कि 80 साल तक जीते हैं, इसका मतलब हेल्थ सेक्टर अच्छा है, कि मिनिमम लाइफ जो 80 साल तक की लोगों की। तो हेल्थ है ना। एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी रेट कितने लोग, कितने पढ़े लिखे हैं। ग्रोथ एनरोलमेंट कितना है, कितने लोग एनरोल होते हैं स्कूलों के अंदर। एक्सेस टू द रिसोर्सेज, मतलब कि कमाने का जरिया, ठीक है ना, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने सारे रिसोर्सेज है उनके पास में इनकम के। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस चैप्टर में, ठीक है। ये सब जो हमने पढ़ा वन शॉट में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप जो है वो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लें। अड्डा 24/7 का आप ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से जो है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाए ऑल कोर्सेज में, ठीक है ना। किस में जाए, ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जाकर के आप जो है, ऑल कोर्सेज में जाकर के आप जो है वो स्कूल को चूज करें, और क्लास 12th का महापैक, ठीक है ना, क्लास 12th का महापैक लें, ठीक है ना। महापैक में ये फायदा है कि हम आपके साथ एग्जाम तक बने रहते हैं। किस में रहते हैं हम आपके साथ, एग्जाम तक बने रहते हैं लगातार। और जब हम आपके पास में एग्जाम तक बने रहते हैं तो आपको हम लाइव क्लासेस देते हैं, आपको डीपीपीस देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स देते हैं, आपको रिवीजन नोट्स देते हैं। एग्जाम तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके लिए डाउट सेशंस लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आपकी एरर चेक्स करते हैं, और आपको जो है टॉप परसेंटेज वाला स्टूडेंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप महापैक लें आर्ट्स का। इसमें आपको हम 4 सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जोग्राफी। मोइन सर हिस्ट्री, मोइन सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, और अनीता मैम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना। प्रिंस सर इकोनॉमी है, और मैं यशवर्धन आपको जोग्राफी पढ़ाता हूँ। तो बाय नाउ पर जाके क्लिक करें और कोड लगाएं यहाँ पर वाई सर G20, अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे तो 5321 का पड़ेगा, लगभग लगभग आपको 1000 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा कोड जो है वाई सर G20, ये कोड लगा करके आप जो है वाई सर G20 आप जो है बैच लें और एनरोल करें अपने आप को बैच में, और हम लग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहें, जुड़े रहें COT India 24/7 के साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करके वाई सर G20 कोड लगा करके अपने को बैच में एनरोल करें। और इस पूरे साल चलने वाला बैच है, एग्जाम तक आपके महापैक। धन्यवाद।